नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का जो शगुफा छोड़ा, उसके बाद कल एक कमेटी की घोषणा की गई और कमेटी जैसे ही घोषित हुई, सुबह शाम होते होते उसके एक सदस्य ने अपना इस्तीफा लिखकर अमित शाह को भेज दिया और कहा कि मुझे इस कमेटी में नहीं रहना। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, जानकारी दी, ये आई बॉस कमेटी है। आई बॉस का मतलब आपको मैं समझा दूं। आई बॉस का मतलब होता है गुमराह करना। तो उन्होंने ऐसा कह करके पत्र लिख दिया और कमेटी से हटने का ऐलान कर दिया। उसमें उन्होंने और भी कई बातें उठाई। उन्होंने कहा कि ये मेरी पार्टी के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनका अपमान है, कमेटी में उनको भी रखा जाना चाहिए था। खैर, आप जानते हैं कमेटी जो बनी है वो एक ऐसी कमेटी है जिसका न कोई किसी चीज़ से नाता है, न कोई उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन है किसी को। अब सबसे पहले आप ये बात देखिए कि रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब आप सोचिए कि उनका इस कमेटी से क्या लेना देना है। एक व्यक्ति जो देश की सर्वोच्च सत्ता पाकर अपने आराम की ज़िंदगी जी रहा है, उसे किसी कमेटी में रखने का कोई मतलब नहीं होता। खैर, हालांकि वो एक लॉयर भी हैं और समझदार भी हैं, वो एक अलग बात है कि वो काम नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही कर पाएंगे और किया भी है अब तक। लेकिन उनकी नियुक्ति का एक जो पेच हमारी समझ में आया है वो ये है कि कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष पार्टी का सर्वेसर्वा मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया है। तो वो एक ऐसा पैरेलल नेता खड़ा करना चाहते हैं खड़गे साहब के सामने जो दलित हो, और रामनाथ कोविंद जी से बढ़िया कोई दलित नेता नरेंद्र मोदी जी की नज़र में है नहीं। खैर, नंबर एक वो हो गए। दूसरा नंबर अमित शाह का है। अमित शाह इस कमेटी में शायद, मैं समझता हूँ, कानून भी नहीं पढ़ा है उन्होंने, न कोई जानकारी है, केवल उन्हें होम मिनिस्ट्री का तजुर्बा है, राजनीति का तजुर्बा है, लेकिन उनको भी दूसरे नंबर पर रखा गया है। अब वो इसमें क्या सुझाव देंगे, ये सब आपके सामने है। आप अपनी समझ से बात कर सकते हैं और सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरी बात, केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने इस बार अपनी जो लीक है उससे हटकर काम किया है। अभी तक आपको जानकारी होगी, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के 3 बड़े नेताओं, बल्कि और कई नेताओं को, 4, 5, 6 नेताओं को, 1 दर्जन नेताओं को उम्र का तकाजा बताकर एक बगल कर दिया है। अब जिसमें सबसे पहले तो मैं आडवाणी जी का नाम लूँगा। आडवाणी तो वो शख्स हैं जिनकी बदौलत आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मैं समझता हूँ आडवाणी जी अपनी रथ यात्रा लेकर 1990 के आसपास नहीं चल रहे होते अयोध्या के लिए, तो शायद आज पार्टी कहीं नहीं होती, पार्टी को कोई नहीं पूछ रहा होता। लेकिन चूँकि आडवाणी की जगह ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी को आगे आना था, तो एक प्रस्ताव करके सारे जितने भी बुजुर्ग नेता हैं 70 साल से ऊपर के, उनको सबको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया।
मैं समझता हूँ इसी के चलते मुरली मनोहर जोशी भी अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं है, वो भी मार्गदर्शक मंडल में हैं, कभी बोलते भी नहीं हैं वो। इसी टाइप से और सारे कई एक नेता हैं, उनको मैं यहाँ नाम नहीं उद्धृत करना चाहता हूँ क्योंकि वो बात गई रात गई वाली कहानी है। खैर, अब एक सज्जन हैं जिनका नाम है सुभाष कश्यप। ये कानून के जानकार हैं, समझदार हैं, लेकिन इनकी उम्र 94 साल है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में जो निर्णय हुए थे मार्गदर्शक मंडल के लिए, यहाँ पर इस चीज़ का उल्लंघन हो गया। बीजेपी ने एक इतने बुजुर्ग नेता को इस कमेटी में रख लिया और यहाँ तक पता चला है, पब्लिक डोमेन में बातें आ रही हैं कि सुभाष कश्यप का चित्त ठीक नहीं रहता, वो उनका स्वास्थ्य बहुत ही नासाज है। अब इस कमेटी में वो क्या सुझाव देंगे क्या नहीं देंगे, हालांकि वो बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति थे, लेकिन अब उनकी हालत ठीक नहीं है। अगला नाम गुलाम नबी आज़ाद का है। अब आप कहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद भाई बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन उनको यहाँ लाने का मकसद क्या है? गुलाम नबी आज़ाद को लाने का मकसद एक ही है, उस कमेटी में आए। जब कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करे तो गुलाम नबी आज़ाद उनको सबको बाकायदे जवाब दें और कहें कि नहीं, ये बात तो इंदिरा गांधी ने मेरे सामने कही थी, ये तो बात राजीव गांधी ने मेरे सामने कही थी। तो इस तरह के तर्क को काटने के लिए, कुतर्क पैदा करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद को रखा गया। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद की कोई हैसियत नहीं है अब, क्योंकि जो व्यक्ति 370 के मुद्दे पर कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना कांग्रेस के जरिए, आज वो आदमी 370 का विरोध नहीं कर पा रहा है। ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो इस कमेटी में कोई बहुत बड़ा निर्णय दे पाएगा या अपनी बात रख पाएगा? खैर, जो भी है वो एक सरकार का निर्णय है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल हैं, जो कानून मंत्री हैं, उनको इस कमेटी में जब भी बैठक होगी वो आमंत्रित सदस्य के रूप में रखे गए हैं। और इसमें कमेटी में जो और दूसरे सदस्य हैं, उसमें एन.के. सिंह हैं, उनकी उम्र 82 साल है। एन.के. सिंह के बारे में आपको मालूम है, मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये 15वें वित्त आयोग के सचिव रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी के खासम खास माने जाते थे। अब सुभाष कश्यप की तो मैंने आपको पहले ही बात बता दी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एन.के. सिंह 82 साल की उम्र में अब क्या करेंगे, क्या सुझाव देंगे? मैं नहीं समझता कि कोई सुझाव दे पाएंगे। संजय कोठारी हैं, ये विजिलेंस के, जो देश की विजिलेंस है उसके मेंबर रहे हैं और इनको भी रखा गया है। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि एक नियम जो कहता है वो ये है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन का काम कराना है तो देश के आधे राज्य, मान लीजिए 28 राज्य हैं, तो उसमें से 14 राज्यों की सहमति चाहिए इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। ये कमेटी एक तो ये पता करेगी। कमेटी से ये भी कहा गया है कि कमेटी चाहे तो इस इशू को नकार भी सकती है, बिल्कुल बात ठीक है। खैर, और जो बातें सामने आ रही हैं वही हैं, 5 राज्यों के चुनाव अभी होने हैं, ये तो ठीक, ये 7 हो जाएंगे केंद्र के। 12 राज्य ऐसे हैं जिनका 2024 तक चुनाव होना है। इनके लिए क्या करेंगे? अब जैसे एक यूपी है, यूपी में
2027 में चुनाव होना है। अब यूपी वाले क्या करेंगे? यहाँ तो एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार लग रही है कि योगी आदित्यनाथ का जो बढ़ता हुआ कद है उसे घटाने के लिए शायद ये कोई फॉर्मूला तो नहीं निकाला गया है, क्योंकि वन नेशन और वन इलेक्शन का जब चुनाव होगा तो हो सकता है योगी को जीत ना मिले, बीजेपी को जीत ना मिले। तब क्या होगा? तब क्या योगी दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? ये बहुत बड़ी गहरी बात है। इस पर आपको बड़े गहराई से सोचना होगा। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ का कद इस समय नरेंद्र मोदी के बाद पूरी अहमियत रखता है। आरएसएस भी उन्हें चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की तमाम लॉबी उनको चाहती है और उनका अपना एक संगठन भी है, वो भी उनको चाहता है। गाए बगाए जब हम फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं तो अगला कौन? योगी जी का नाम आता है आमतौर पर। तो क्या उनका कद जो बढ़ रहा है उसे छांटने के लिए इस तरह की कोई प्लानिंग है, कोई स्थिति बनाई जा रही है? अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय दो ही लोगों की चलती है, उनमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो वो कहेंगे वही पत्थर की लकीर होगी, उसमें आरएसएस की भी नहीं चलेगी। तो हो सकता है कि ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बाबा जी को कम करने के लिए, कम आंकने के लिए, उन्हें शायद रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की कोई एक गहन योजना तो नहीं चल रही है। खैर, वो एक अलग इशू है, उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब सवाल उठता है कि यदि चुनाव कहाँ का कैसे कैसे होंगे। जो प्रस्ताव कमेटी को दिया गया है उसमें ये यहाँ तक कहा गया है कि आप केंद्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत, कहने का अर्थ पीएम से प्रधान तक के सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं या नहीं। कमेटी को ये तय करना है, कमेटी को अपनी राय व्यक्त करनी है इस मामले में। हालांकि राय क्या है, वो केवल दस्तखत करना है, जो करना है वो तो अमित शाह साहब को ही करना है, क्योंकि तो वही इस कमेटी में सब सर्वे सर्वा हैं और उनकी मर्जी के बगैर इस कमेटी में कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा, सभी को दस्तखत करने होंगे। खैर, जो भी है वो एक अलग बात है। दूसरी बात ये थी कि इस समय जो चीज़ चल रही है चुनावों के लिए, उसके लिए जब चुनाव होगा वन नेशन वन इलेक्शन वाला, तो उसमें 4 मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और इन 4 मशीनों के लिए पूरे देश में जब चुनाव होगा तो 35 लाख मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब फिलहाल एक जानकारी में आया है कि अभी देश में 17 लाख मशीनें उपलब्ध हैं। ये सरकार का कोई आंकड़ा है, कहीं उसने दिया है। चलिए, यदि ये चुनाव तत्काल होने हैं तो फिर 6 लाख, 6 से 8-9 लाख, 17 और 3, 5, 8 लाख मशीनें कहाँ से आएंगी। हालांकि एक जानकारी ये भी आई है कि सरकार एक साल में 6 लाख मशीनें बनाने का इरादा रखती है और बना भी सकती है। तो हो सकता है कि सरकार जल्दी मशीनें तैयार भी कर ले और इस तरह से 35 लाख मशीनें हो सकता है तैयार कर ले। तो दोगुनी मशीनें, 2 मशीनों की ज़रूरत है, 25 की नहीं, 35 लाख की ज़रूरत है। तो वो जो भी इंतज़ाम करेगी कर सकती है। और प्रधान, नगरपालिका और राज्य और कुल मिलाकर के केंद्र, इस तरह से 4 राज्यों में चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया की मुहिम शुरू हो चुकी है
इसके लिए 18 से लेकर 22 तक संविधान संशोधन के लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें 5 बैठकें रखी गई हैं, 5 प्रस्ताव शायद जिनको कहा जा सकता है उन पर चर्चा होगी, उनको पास कराया जाएगा और फिर वो आपके सामने होगा। जो भी प्रक्रिया निकल के आएगी हम आपको फिर बताएंगे। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल लालवीर सिंह यादव एडिटर। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा इस पर आप ज़रूर अपनी टिप्पणी करें और इसको शेयर भी करें, लाइक करें, मुझे फॉलो भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैं जो भी अगला वीडियो डालूँगा, पोस्ट करूँगा, वो आपके पास ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। हालांकि मैं आपको अंत में ये भी बता दूं कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार के इस फैसले के खिलाफ है और इसी के चलते अधीर रंजन चौधरी साहब ने अपना इस कमेटी से नाम वापस ले लिया है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।